नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जिनका नाम है राजीव मिश्रा, जो लोकसभा के एडिटर इन चीफ रह चुके हैं। सैमसंग में साउथ वेस्ट एशिया के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आपको पता होगा कि वीआईपी इस वक्त सत्ता में है, एनडीए में है, और वीआईपी के पीछे जो रणनीति बनाने वाले थे, रणनीतिकार, वो राजीव मिश्रा थे। ये आप भली भांति जानते हैं। तो राजीव मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, इसके साथ ही साथ जो तमाम वादे थे वीआईपी के, जिन्होंने वादा अपने समाज से किया, साथ ही अनेक मुद्दों पर बात करेंगे। हाल ही में बजट पास हुआ है, हम उन पर भी बात करेंगे। तो सर, एक एक करके शुरुआत करते हैं। सर, आप चुनाव जीते, सत्ता में आ गए। कहा जाता है कि वीआईपी निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो आपने सर आरक्षण का भी वायदा किया था। तो क्या रणनीति है सर उसको अमली जामा पहनाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वीआईपी के जो रणनीतिकार हैं वो मुख्य रूप से मुकेश सहनी जी हैं जी। मैं उनका सहयोगी हूँ, सहयोगी रहा हूँ, सहयोगी हूँ। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, मुकेश सहनी जी जब राजनीति में आए, पहले उन्होंने निषाद विकास संघ बनाया जी, जी। और उससे पहले भी 2013-14 से जब वो सक्रिय हुए, वो जो पहली जो हम लोगों की मांग थी वो यही थी कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, क्योंकि वेस्ट बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण है और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे है, तो वो निषाद समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। श्री मुकेश सहनी जी के प्रयास से 2015-16 में ही बिहार सरकार ने ये अनुशंसा की थी कि निषाद समाज को आरक्षण की सूची में शामिल किया जाए और उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले। उसके बाद जब अब सरकार में आई है हमारी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, एनडीए का एक स्तंभ है, एक पार्ट है, तो हमने उसके तुरंत बाद अभी हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी दिल्ली गए और वहाँ पे उन्होंने मंत्री से मुलाकात की, गहलोत जी से। वहाँ पे इस मांग को रखा है कि जो भी अनुशंसा की गई है बिहार सरकार की तरफ से, जो काफ़ी पहले की गई थी, उसको जल्दी से जल्दी उसकी सूची में उसको डाला जाए और उसको किया जाए। तो विकासशील इंसान पार्टी बिल्कुल प्रतिबद्ध है निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर, और हम इसमें सफल होंगे। पूरी आप मतलब कॉन्फिडेंट है कि निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हम चूँकि हमारी पार्टी ने, मुकेश सहनी जी ने यह शुरू से प्रयास किया है और हम लोग को सफलता मिलेगी। सर, एनडीए में रोजगार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना। जहाँ तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे थे कि हम पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, एनडीए ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। हाल में बजट पास हुआ है सर, तो उस बजट को देखने के बाद क्या लग रहा है कि रोजगार की क्या उस बजट से कोई संभावना पैदा हो सकती है? एनडीए उस तरफ बढ़ रही है कि वो 19 लाख रोजगार दे पाएगी, या फिर वो एक तरह से जुमला हो जाएगा, जो आजकल हर तमाम पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें तो चुनाव के बाद वो कहते हैं वो तो एक जुमला था। तो किस तरीके से क्या एनडीए उसे अमली जमा पहना पाएगी, मेरा ये सवाल है सर। देखिए, अगर आप इस बार का जो राष्ट्रीय बजट है जो कल पास हुआ, उसको अगर बहुत गंभीरता से आप रीड करेंगे तो उसमें बहुत चीज़ ऐसी हैं जो बहुत सकारात्मक है। उसमें ऐसा बहुत है जैसे विदेशी पूंजी निवेश है, और उसमें जो ऑडिट फ्री करा गया है, उसमें पूंजी निवेश लाने का, फैक्ट्री लगाने के लिए संभावनाएं बनाने का, खास करके अभी जब कोविड पीरियड में, कोविड-19 कोरोना काल में चाइना के प्रति जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के विदेशी इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सजग हैं। वो चाहते हैं कि चाइना के बजाय अगर उनको कोई दूसरा मार्केट मिले तो वहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। और वैसे में अगर आप देखेंगे इस बजट को बहुत नज़दीक से और गहराई से अगर आप अध्ययन करेंगे तो इसमें बिल्कुल सफल रही है एनडीए की सरकार ने। इसको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स इसमें सोचा है, और ये जो इन्वेस्टमेंट को फ्रेंडली, जो भारत जो है वो विदेशी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बने, उसके लिए काफ़ी कुछ की गई है, काफ़ी कुछ किया गया है। क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे रोजगार का सृजन होगा ही होगा। तो ये बिल्कुल उसके लिए प्रतिबद्ध है। और जो इस बार का, अगर आप कोविड-19 में जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा देखा जा रहा था कि आपको बिल्कुल नए ढंग से एक बजट को लाना होगा, वो बजट लाया गया और इसमें ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो भारत के अर्थव्यवस्था को विकसित करेगा। अब जैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है, उसमें 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। और ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें कोई भी नया टैक्सेशन नहीं किया, जो मिडिल क्लास पे कोई नया टैक्स नहीं डाला गया उसमें। उसके बावजूद
जो स्थिति है 45,000 करोड़ रुपया कोरोना के लिए आवंटित किया गया, जो वैक्सीन जो अभी बंटवारा हो रहा है हर जगह जो जा रहा है उसमें सरकार की काफ़ी सरकार का खर्चा हो रहा है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने वैक्सीन के ज़माने में, कोविड-19 के ज़माने में ये भी कोशिश की है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो हमारे रिलेशन है अपने नेबरिंग कंट्री से, खास करके नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, भूटान से, बाकी कंट्री से, वहाँ हमने वैक्सीन को फ्री भेजा है। पहला लॉट हमने पहुँचा भी दिया है। तो इससे हमारा जो एक इंटरनेशनल रिलेशन है, खास करके नेबर के साथ इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा इसका। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है सर कि मंत्रिमंडल को लेकर लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कई बार कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। नीतीश कुमार स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि देरी तो हमारी तरफ से हो ही नहीं रही है। तारकिशोर प्रसाद दिल्ली में मीटिंग थी सोमवार को, वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और मामला अटक सा गया है। 19 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने वाला है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बजट सत्र शुरू होने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? नहीं, ऐसा कहीं भी कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। अभी जब ये मंत्रालय हुआ, मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद ये एक जो पीरियड होता है 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी का, जहाँ पे हम लोग नया काम नहीं करते हैं, उसके बाद और जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है ना, वो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ है। इसमें कई चीज़ों को देखना पड़ता है, कई कास्ट कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ता है, हर एक समाज के हर एक वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व हो वो देखना होता है, हर एक क्षेत्र का संतुलन हो वो देखना होता है। वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन सर, पहली दफ़े जब 2.5 महीने सरकार गठन के होने को हैं, देखिए गठबंधन की जब सरकार होती है ना, तो उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और बहुत जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। चलिए, तो जीतन राम मांझी तो नई मांग उन्होंने कर दी है कि उनको एक और एमएलसी की सीट चाहिए, एक अपने दामाद के लिए जो है मंत्री का सीट मांग रहे हैं। मुकेश सहनी को कोई और महत्वाकांक्षा है? वो क्या वजह रही कि जब 18 महीने की सीट को उन्हें कबूल कर रहे, हालांकि शुरुआती दौर में कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि अमित शाह के फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। तो क्या वीआईपी की कोई और महत्वाकांक्षा, कोई और चाहत है जीतन राम मांझी की तरफ? देखिए, हम लोग एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड घटक दल हैं और हम ये चाहते हैं कि एनडीए की जो सरकार है वो मजबूती से चले, लेकिन दूसरी तरफ हमारी ये भी इच्छा होती है कि हमें भी कुछ नया पद मिले, नए, क्योंकि हमारे पार्टी में भी कई लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि एडजस्ट करें हम। तो कोशिश तो होती ही है, लेकिन हमने किसी भी तरह का कोई डिमांड नहीं। अपेक्षा है? देखिए, ये तो एक भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी एक मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है और वीआईपी एक बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड घटक दल के तौर पे काम कर रही है। तो इसमें अगर किसी तरह का ऑफर उन लोगों की तरफ से मिलता है तो इसका हम स्वागत करेंगे। वैसे हमने कोई डिमांड नहीं करा। चलिए, बता दें कि राजद के 3 विधायक हैं जो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलते हैं। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, वो नगर विकास का कुछ काम था इसलिए मिलते हैं। तो क्या लगता है कि राजद के अंदर एक बड़ी टूट हो सकती है क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और राजद का अंदरूनी मामला है और उसमें एक, जैसे मैंने पहले ही कहा कि वीआईपी एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड घटक दल है। तो इस तरह का कोई भी अगर डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हमारी तरफ से कोई टिप्पणी आई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये राजद का आंतरिक मामला है, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जब आप देख रहे होंगे जेडीयू जहाँ चाहे वो चकाई के विधायक का समर्थन हासिल करना हो, जमा खान को पार्टी में शामिल करवाना हो, लोजपा के इकलौते विधायक को अपने पाले में करना हो, या एएमआईएम के 5 विधायकों से मुलाकात हुई है। इधर आप अगर आरजेडी की बात करें तो वो कह रहे थे कि 17 विधायक हमारे जेडीयू के संपर्क में हैं, आने वाले टाइम में और आएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। बीजेपी आरजेडी के 3 विधायकों से मुलाकात करती है। उसके अलावा मिलन समारोह में कई आरजेडी नेताओं को शामिल किया गया। तो क्या एक घटक दल होने के नाते जहां आप 4 विधायक जीत कर आए हैं तो एक तरह से कहीं इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर इस तरह के माहौल में क्या हम अपने विधायकों को सुरक्षित रख पाएंगे? क्या उस तरह का कोई संकोच या संदेह मन में चलता है? देखिए, जब जहाँ भी सरकार होती है और वो थिन लाइन पे होती है, अगर आपका जो मेजोरिटी है वो बहुत थिन होता है, कम होता है, तो इस तरह की कयास, इस तरह की बातें बहुत चलती रहती हैं। मैं भी पत्रकार रहा हूँ, तो पत्रकारों को खबर चाहिए, क्योंकि लोगों को भी अच्छा लगता है खबर सुनना। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी। बिहार का विकास हो, बिहार में समाज का हम कल्याण कर पाएँ और जितने भी रोजगार हम ज़्यादा सृजन कर पाएँ, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और ये एनडीए की सरकार इसके लिए बिल्कुल ढंग से काम कर। चलिए सर, आपसे एक और सवाल है कि रोज़गार सृजन को लेकर के
तालाब में जीविका दीदियों को लगाया गया है, ताकि कहा जा रहा है कि उन तालाबों को जीविका दीदियों के हवाले किया जाएगा और वहाँ मत्स्य पालन करके रोजगार सृजन कराया जाएगा। इसको एक तरफ से देखें तो निषाद समाज की हकमारी के रूप में भी देखा जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या आपका ओपिनियन है इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है, निषाद समाज का एक अधिकार है जो मत्स्य पालन है, और उसमें चूंकि उसमें एक्सपर्टीज वही जरिया है, एक स्किल है जी, एक स्किल है जो उनको बचपन से सीखा है, उन्होंने बचपन से उनको सिखाया गया है, वो ट्रेनिंग मिली हुई है, और जो जिस चीज़ के में स्किलफुल है, जिसको वो जानता है करना, उसको कोई दूसरा कोई छीन ले, ये सब ऐसा होता नहीं है। हमारे समाज का, निषाद समाज का मत्स्य पालन में और मछली से रिलेटेड बिजनेस में एक एक्सपर्टीज़ है, और ये हमेशा रहेगा, और इसमें हमें किसी से ये भय नहीं है कि कोई दूसरा आदमी आएगा और वो एक्सपर्टीज़ ले जाएगा। जी, निषाद समाज को लेकर हमने एक सवाल पूछा कि आरक्षण के मामले को लेकर के, और आपने कहा जाता है कि जो योजनाएं बनती हैं उसमें आपकी एक महती भूमिका होती है, तो निषाद समाज के रोजगार सृजन के लिए या उनकी उस समाज के उत्थान के लिए क्या कोई ऐसी खास योजना है आपके दिमाग में, या जो पार्टी के दिमाग में? अभी जैसे मुकेश सहनी जी इस पे काफ़ी गंभीरता से बात कर रहे हैं, ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम लोग लेकर आ रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अंदर में चूँकि मत्स्य पालन है और ये मंत्रालय हमें मिला है, तो इसमें ऐसे बहुत से नए स्कीम्स हैं जो हम लेकर आ रहे हैं, जो हमने पहले भी घोषणा करा है, और इस बार भी बजट के बाद आपको वो सब नई चीज़ें मिलेंगी, नया घोषणा मिलेगा, जिसमें आपको लगेगा, आप वो देखेंगे कि बिल्कुल अच्छे ढंग से हमने जोड़ देकर वैसी चीज़ों को किया है जिसका फ़ायदा निषाद समाज को मिले। तो इस तरीके से वीआईपी के मुख्य प्रवक्ता राज्य मिश्रा जी हमारे साथ थे, जो लोकसभा के एडिटर इन चीफ रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, साथ ही साथ सैमसंग कंपनी में जो दक्षिण पश्चिम एशिया जिनमें 4 देश आते हैं उनके उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हमने उनसे अलग अलग मुद्दों पर बात की, वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं, इसके साथ इनके दिमाग में जो निषाद समाज को लेकर क्या योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर हमने बात की। राज्य मिश्रा जो अपने सधे हुए अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो एक डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, और कहते हैं ना, नपी तुली भाषा में अपनी बात बहुत विवाकी के साथ रखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे राजीव मिश्रा जी, और आप देख रहे थे भारत लाइव। आप हर तरह के खबरों को से अपडेट रहने के लिए देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।